नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारी प्रधानमंत्री सीरीज़ की आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी गुरुकुल पर। देखिए दोस्तों, आज का एक सुपर क्योट्स देख लेते हैं। क्या है, मेरे दादाजी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो काम करते हैं और दूसरे वो जो उसका श्रेय लेते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि पहले समूह में रहने की कोशिश करो, वहाँ बहुत कम प्रतिस्पर्धा। ये दोस्तों, ये लाइंस भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो आयरन लेडी रही हैं भारत की, उनकी ये लाइंस बहुत। तो आज ये मैंने लाइंस क्यों ली हैं, आज इस क्लास का औचित्य 3 लाइनों से बंधा हुआ है। ये लाइनें आज की क्लास से जुड़ी हुई हैं और इसी के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, करते हैं दोस्तों स्टार्ट आज की क्लास। देखिए दोस्तों, पिछली बार हमने क्लास कहाँ पर छोड़ी थी, एक क्वेश्चन पर छोड़ी थी और क्वेश्चन आज जो का त्यों है वो उसको एक दोबारा देखते हैं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बाद किन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन कार्यवाहक तो कुछ दिनों के लिए होते हैं, उसके बाद तो वास्तविक प्रधानमंत्री को चुनना पड़ता है, नियुक्त करना पड़ता है। फिर गुलजारी लाल नंदा जी के बाद किन्हें नियुक्त किया गया, मोरारजी देसाई। मैंने आप सभी को बताया था मोरारजी देसाई इस रेस में सबसे आगे थे, जो प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार मान जाते थे और उन्होंने खुलकर भी ये कह दिया था कि मैं इस रेस में हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। और क्या उन्हें पद पर नियुक्त किया गया या किसी अन्य को? अगर उन्हें पद पर नियुक्त नहीं किया गया दोस्तों, तो उन्हें दरकिनार क्यों किया गया? ऐसी क्या रीज़न रहा जो मोरारजी देसाई को हर बार दरकिनार किया गया? क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तब भी मोरारजी देसाई ही दौड़ में थे और मोरारजी देसाई बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे और बहुत ही पढ़े लिखे एक समय के कलेक्टर रह चुके थे। तो इनसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश को मिलता तो बहुत ही अच्छी बात होती, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी भी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए। लेकिन उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार मानते हुए क्या इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया? अगर मोरारजी देसाई जी को दरकिनार किया गया तो फिर यह नया चेहरा कौन था? दोस्तों, आज का हमारा पिछली बार का जो रह गया था, हमारी पिछली क्लास में जो क्वेश्चन रहा था हमारा कि अगर मोरारजी देसाई जी को नहीं बनाया गया तो वह नया चेहरा कौन था। देखिए दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट पेज पर वह नया चेहरा कौन था। इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। देखिए दोस्तों, मोरारजी देसाई जी को दरकिनार किया गया और किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जो भारत की आयरन लेडी भी कहलाई गई हैं, दुर्गा देवी, गूंगी गुड़िया, विभिन्न विभिन्न नामों से इनको पुकारा गया है। इनका कार्यकाल रहा दोस्तों कब से कब तक? 24 जनवरी 1966 से 1977 तक। 3 चरण में काल रहा है दोस्तों। 1966 से 1967 तक, जब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री चुनी गई 1966 से 1967 तक। और 1967 में जब आम चुनाव हुए तब से, और 1971 से 1977, क्योंकि 1971 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन 1967 से 1971 तक और 1971 से 1977 तक दोनों बार यही प्रधानमंत्री बनी। 1966 में कैसे प्रधानमंत्री बनी थी? क्योंकि कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा जी को हटाकर वास्तविक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया इन्हें। और 1967 में फिर आम चुनाव हुए। तो 1967 के चुनाव कौन से थे दोस्तों? मैंने आपको पहले बताए हैं। पहले आम चुनाव 1952 में, दूसरे 57 में, तीसरे 62 में, चौथे 67 में। तो जो ये 67 में चुनाव हुए थे, ये कौन से चुनाव थे? चौथे आम चुनाव थे। तो 1966 में जब इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए बोला गया तब मोरारजी देसाई ने खुद को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की इन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी को दरकिनार किया गया और इंदिरा गांधी जी को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए दोस्तों, जानते हैं क्या स्टोरी रही, कैसे ये प्रधानमंत्री बनी और क्यों मोरारजी देसाई जी को दरकिनार किया गया।
देखिए दोस्तों, के कामराज भारतीय राजनीति कह रहे हैं दोस्तों, ये भारतीय राजनीति के किंग मेकर। मैंने आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि के कामराज कौन थे, भारतीय राजनीति के किंग मेकर रहे ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किंग मेकर आपने शायद पिछली वीडियो देखी हो अच्छे से, तो उसमें बताया था मैंने किंग मेकर क्यों रहे थे, कैसे रहे थे ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। अच्छा दोस्तों, के कामराज का बार बार जिक्र क्यों आता है, क्यों मोरारजी देसाई जी को दरकिनार किया गया, क्योंकि अगर मोरारजी देसाई जी पीएम बनते हैं तो के कामराज जी, निजलिंगप्पा जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा। अब इनको यह डर था कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बन गया तो उनकी पूछ नहीं होगी पार्टी में, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि जो उन्होंने उसका अध्यक्ष है या जिस भी चीज़ की उन्होंने स्थापना, या ये लगा लीजिए उस समय कांग्रेस पार्टी के ये जाने माने नेता थे, तो ऐसा नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि इनकी पूछ कम हो। तो लेकिन मोरारजी देसाई बहुत ही क्या इंटेलेक्चुअल बंदे थे और बहुत ही पढ़े लिखे, ईमानदार टाइप भी। इसलिए मोरारजी देसाई ने क्या कहा कि मुझे ही प्रधानमंत्री बनना है, मतलब ये अपनी बात पर अड़ गए दोस्तों। और जब ये अपनी बात पर अड़ गए तो पार्टी में इंटरनल वोटिंग हुई। किस बात के लिए, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के नाम पर, कि इन दोनों में से किसे चुना जाएगा, मोरारजी देसाई जी को चुना जाए या फिर इंदिरा गांधी जी को चुना जाए। इस बात के लिए क्या हुआ दोस्तों, पार्टी में इंटरनल वोटिंग हुई। जब पार्टी में इंटरनल वोटिंग हुई तो उस वोटिंग में कौन जीता, इंदिरा गांधी जी। क्यों, क्योंकि उस पर के कामराज जैसे लोगों का हाथ था। मोरारजी देसाई वास्तव में खुददार टाइप के व्यक्ति थे, लेकिन के कामराज जैसे लोग नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से भी यही हुआ था इनके साथ, और बाद में भी यही हुआ। तो फिर क्या हुआ, 1966 में कौन प्रधानमंत्री बन गया, इंदिरा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा ये बात। चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, राम मनोहर लोहिया, यहाँ पर इनका जिक्र क्यों आता है दोस्तों, क्या खास रहा था कि राम मनोहर लोहिया का यहाँ पर जिक्र आता है। और फिर यहाँ नीचे देख रखा है दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा। राम मनोहर लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। कब, चौथे आम चुनाव में। चौथा आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों, 1967 में। 1966 में ही इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। राम मनोहर लोहिया ने 1967 के जो चुनाव थे उसमें गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, और इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया, आपने मेरी पिछली वीडियो गूंगी गुड़िया से लेकर दुर्गा देवी तक का सफ़र यदि देखी हो तो उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे इंदिरा गांधी जी गूंगी गुड़िया से दुर्गा देवी बनी थी, दुर्गा देवी तक का उनका सफ़र कैसा रहा था। उसी वीडियो को भी आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन यह मैंने प्रधानमंत्री सीरीज में उनको दोबारा से लिया है, माननीय इंदिरा गांधी जी को। तो राम मनोहर लोहिया जी ने 1967 के चुनाव में क्या किया, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया पूरे भारत में, और उन्हें गूंगी गुड़िया कहा। अब बताता मैं दोस्तों, गूंगी गुड़िया उन्हें क्यों कहा। एक बार जब 1969 में संसद में बजट पेश करना था, और इंदिरा गांधी जी नई नई ही प्रधानमंत्री बनी थी, और उन्हें बोलने का इतना अनुभव भी नहीं था, तो ऐसे कार्यक्रमों से बचती थी जहां पर बोलना पड़े। वे एक प्रकार से लगा लीजिए दोस्तों, जो उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे, तो काफ़ी अच्छे माहौल में रही वे, क्योंकि उनके दादाजी भी जाने माने वकील और उनके पिताजी भी तो जाने अच्छे माहौल में रही। उन्हें बोलने का इतना तजुर्बा भी नहीं था उस समय तक, बहुत ही शर्मिली मानी जाती थी इंदिरा गांधी जी। तो जब संसद में बजट पेश करना था तो इंदिरा गांधी जी से बोला नहीं गया, अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। जब असहज महसूस किया और बजट पेश करते हुए जब उनसे बोला नहीं गया, तो राम मनोहर लोहिया जी ने उनको क्या कह दिया, गूंगी गुड़िया कह दिया उनको, कि इनसे बोला जाता ही नहीं, और ये भारत की प्रधानमंत्री पद इतना शक्तिशाली पद है, उसको कैसे संभालेंगे। तो उनको क्या कह दिया दोस्तों, गूंगी गुड़िया कह दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। 1967 में चुनाव है दोस्तों, देखिए, क्योंकि 1966 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद जब 1967 में चौथे आम चुनाव हुए, कौन से चुनाव होते हैं दोस्तों, चौथे।
1967 में चुनाव हुए और कांग्रेस कमज़ोर हो गई। कमज़ोर कैसे हो गई दोस्तों, ये भी देखते हैं अभी बाद में। 6 राज्यों से तो पूरे भारत में कांग्रेस की सरकारें चली गई और 283 सीट, मात्र 283 सीटें कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत से मिली संसद में। लेकिन पार्टी तो कांग्रेस सरकार की ही बनी, कांग्रेस ही सरकार लेकर आई, लेकिन सांसद कम मिले पूरे भारत से, और पूरे भारत में 6 राज्यों से उनकी सरकार भी चली गई। क्यों? एक तो इंदिरा गांधी जी बिल्कुल नया चेहरा थी लोगों के लिए, दूसरा राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, और जनसंघ, आपको पता होगा दोस्तों, आपकी नॉलेज अच्छी हो तो, जनसंघ भी अपने जोरों शोरों पर था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाद में जो जनसंघ जनता पार्टी, ऐसे ऐसे बहुत से, इसका इतिहास है दोस्तों। एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं जिसमें पूरे जनसंघ का इतिहास होगा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास होगा, सभी पार्टियों का इतिहास से संबंधित लेके आऊँगा मैं। और कांग्रेस पार्टी कमज़ोर साबित हुई 1967 के चुनाव में, लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की ही बनी। इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई। गोलकनाथ केस, आपने मेरी प्रस्तावना से संबंधित केस वाली अगर वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें गोलकनाथ केस को अच्छे से समझा रखा है। अच्छा, यहाँ पर ये गोलकनाथ केस का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि एक समय था जब न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, विधानपालिका ही बोल सकते हैं आपको इसको, कार्यपालिका के बीच पावर का गेम छिड़ा हुआ था कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जब सरकार बहुमत में थी 1967 तक, तब कौन, 1 सेकेंड दोस्तों, 1967 तक कार्यपालिका, जिसको विधानपालिका बोल सकते हैं आप, यह है ज़्यादा पावर में थी, तो न्यायपालिका को झुकना पड़ता था। लेकिन ज्यों ही 1967 में सरकार की शक्ति कमज़ोर हुई, त्यों ही न्यायपालिका अपनी पावर दिखाने के मूड में आ गई, मतलब न्यायपालिका को अपनी पावर दिखाने का मौका मिल गया। तो 1967 में जो गोलकनाथ केस था, इसमें सरकार का पक्ष खारिज कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और गोलकनाथ केस में कहा कि जो आर्टिकल 13 है, उसकी सभी शर्तें आर्टिकल 368 पर भी लागू होती हैं। तो आर्टिकल 13 क्या है दोस्तों? मूल अधिकारों का जो अल्पीकरण या कमजोर करने वाली जो विधियाँ हैं वो शून्य हो जाती हैं। आर्टिकल 13 में ये लिखा गया है। तो सरकार क्या कर रही थी? अनुच्छेद 368 से क्या होता है, संविधान संशोधन होते हैं। तो सरकार क्या कर रही थी? 368 का प्रयोग कर करके, 1 मिनट दोस्तों, अच्छे समझ लेते हैं इसको। 368 जो आर्टिकल है उसमें क्या होता है? संशोधन होते हैं संविधान में। तो सरकार क्या कर रही थी दोस्तों? सरकार 368 का प्रयोग करके बार बार जो भारतीयों के मौलिक अधिकार थे उनको कम कर रही थी सरकार। तो फिर जो गोलकनाथ केस हुआ, उस केस को आप समझ सकते हैं अच्छे से। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है कि मूल अधिकारों को जो अल्पीकरण या छोटा करता है या कमज़ोर करता है, ऐसी कोई भी संशोधन शून्य होगा। तो वह 1967 के जो गोलकनाथ केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष खारिज कर दिया और यह इसको बता दिया कि अनुच्छेद 13 368 पर भी लागू होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। 1967 मैंने बता दिया दोस्तों आपको। 1967 में क्या हुआ था? एक तो चुनाव हुए थे, सरकार अल्पमत में आई, सरकार का पलड़ा थोड़ा कमज़ोर हुआ, और 1967 में नई शिक्षा नीति आई जिसमें त्रिभाषा फार्मूले को अपनाया गया। ओके दोस्तों, 1967 के बाद कब आई शिक्षा नीति? 1986 को। और 1986 के बाद कब आई है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप बताना 1986 के बाद कब आई है। 1967 में क्या आई दोस्तों? नई शिक्षा नीति आई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 1969 में क्या होता है दोस्तों? भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रपति जी उस समय कौन थे? ऐसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, या ऐसे राष्ट्रपति भी बोल सकते हैं, जो पद पर रहते हुए क्या हो गए थे? जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। कौन थे वे राष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन।
डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, जो भारत के पहले आम चुनाव होते हैं, इसको अच्छे समझते हैं। जो भारत के पहले आम चुनाव हुए थे, कब हुए थे? 1952 में। तो उसी समय राष्ट्रपति जी के भी चुनाव हुए थे, पीएम के भी, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के भी चुनाव हुए। 1957 में फिर पीएम के भी चुनाव हुए और राष्ट्रपति जी के चुनाव हुए। 1962 में पीएम के भी चुनाव हुए और राष्ट्रपति जी के चुनाव हुए। 1967 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तब पीएम के भी चुनाव हुए और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के भी चुनाव हुए। तो 1967 में इंदिरा गांधी जी क्या बन गई? पीएम बन गई, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। लेकिन अल्पकाल, मतलब इनका समय, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, और ये क्या हो गए? 1969 में क्या हो गया दोस्तों? इनकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। अब उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। गिरी, ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? वी गिरी जी क्या थे? उसमें उपराष्ट्रपति थे। और भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक मान लीजिए, या फिर उसको राष्ट्रपति के पद को संभालता है, ठीक है दोस्तों। तो 1969 में जब उनकी मृत्यु हो गई, तब कांग्रेस पार्टी ने एक नया नाम सुझाया कि अब जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो कौन बनेगा? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी क्या बनेंगे? नीलम संजीव रेड्डी नए राष्ट्रपति। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और बताता है दोस्तों आपको। इंदिरा गांधी जी जब 1967 के चुनाव हो गए और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई, तो इंदिरा गांधी जी थोड़ी सी निरंकुश हो गई। मतलब जो के कामराज जैसे नेता थे, वे सोचते तो ये थे कि इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, जो टाइप ए गूंगी गुड़िया है, तो उससे क्या होगा कि सभी बात वह उनकी मानेगी, और जिनको गूंगी गुड़िया बोल भी दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी जी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। इंदिरा गांधी जो ही 1967 का चुनाव जीतती हैं, वे ऐसे ऐसे काम करती हैं जिसमें पार्टी की बिल्कुल भी पूछ नहीं करती वे। यदि आपने एक मूवी, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में हो आपको, महेश बाबू जो साउथ एक्टर हैं, उनकी मूवी है सीएम, साउथ की मूवी है वो। उसमें जो उनके जो पिताजी के दोस्त हैं, वे उनको सीएम बनाते हैं, उनको, जो इस हीरो को, और सोचते हैं कि मेरी सभी बातें मानेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। उसी प्रकार इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री तो इसलिए बनाया था कि के कामराज जी की जैसे कि मुट्ठी में रहे, लेकिन इंदिरा गांधी जी बिल्कुल भी इनकी बात नहीं मानती थी। और जब इनकी बात नहीं मानती थी, तो जब 1969 में एक काम और हुआ था दोस्तों। 1969 में एक चीज़ क्या हुआ था दोस्तों, पहले वो देखते हैं एक बार। 1969 में और क्या हुआ था? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों, और यह इंदिरा गांधी की पहली जीत थी। यहाँ तक ही पढ़ते हैं दोस्तों इसको एक बार। 19 जुलाई 1969 को क्या कर दिया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो इंदिरा गांधी की जीत मानी जाती है। जब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो मोरारजी देसाई मंत्री थे, वित्त मंत्री, और मोरारजी देसाई से कोई भी सलाह नहीं ली इंदिरा गांधी जी ने, और अपनी मन मर्जी चलाते हुए जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उससे पार्टी के जो के कामराज जैसे लोग मोरारजी देसाई जी के खिलाफ रहते थे, वे मोरारजी देसाई और के कामराज जैसे लोग एक हो गए। क्यों हो गए एक? क्योंकि न तो इंदिरा गांधी जी के कामराज जैसे लोगों की सुन रही थी, और अब मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद पर होते हुए भी इनको दरकिनार कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। अब ये तो दोनों एक होंगे ही, क्योंकि दोनों का अब कह ली दोनों का दुश्मन एक हो गया। कौन? इंदिरा गांधी, के कामराज जी का भी और मोरारजी देसाई का भी। तो 1969 में और क्या हुआ? एक तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नंबर 2 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और जो राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई,
किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। इनकी मृत्यु भी हो गई। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया दोस्तों कि नीलम संजीव रेड्डी इनको राष्ट्रपति बनाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी जी को। और राष्ट्रपति का पद कैसा होता है कि राष्ट्रपति का पद एक हद तक पीएम की पावर पर रोक लगाता है। आप सभी को पता हो तो अगर राष्ट्रपति के कामराज की मुट्ठी में होगा और पीएम इंदिरा गांधी जी कामराज जैसे लोगों की मुट्ठी में नहीं भी रही तो राष्ट्रपति पीएम की शक्ति पर निरंकुश अंकुश लगाता रहेगा तो भी पीएम काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए इंदिरा गांधी जी को पता चल गया कि अगर नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति बन गए तो उनकी दाल नहीं गलेगी। इसलिए उन्होंने वी गिरी को राष्ट्रपति बनने के लिए कहा। किसने? इंदिरा गांधी जी ने। अब वी गिरी पहले ही राष्ट्रपति पद पर कार्यवाह के रूप में है। उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पद पर हैं और प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए वे चुनाव लड़ नहीं सकते। तो इंदिरा गांधी जी सरकार ने क्या किया? एक एक्ट पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट जो के मुख्य न्यायाधीश हैं वे उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे क्या बनेंगे? कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। अगर राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है हमारे भारत में तो उपराष्ट्रपति क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कौन बनेगा? मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये इंदिरा गांधी की सरकार ने एक्ट पारित किया था। तो ये एक्ट पारित हो गया इंदिरा गांधी जी सरकार के द्वारा और वी गिरी चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी जी के इन्होंने सपोर्ट किया। अब नीलम संजीव रेड्डी जी किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के सत्ता पक्ष के, क्योंकि बात तो 1969 की है। अब सत्ता पक्ष के रेड्डी जी हैं और वी गिरी जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर अपने अंतर्मन की आवाज़ पर वोट दें। अंतर्मन की आवाज़ पर कहने का मतलब था उन्होंने मन अंदर ही अंदर किसको? वी गिरी जी को क्या कर दिया था? अपना सपोर्ट दे दिया था। किसने? इंदिरा गांधी जी ने। अंतर्मन की आवाज़ कि अपने अंतर्मन की आवाज़ पर वोट दें। उन्हें न तो नीलम संजीव रेड्डी को साथ उनका पक्ष दिया और न वी गिरी के बारे में बस उनका नीचे नीचे सपोर्ट रहा था। पूरी कांग्रेस पार्टी को पता था कि इंदिरा गांधी जी वी गिरी को सपोर्ट करती है और हुआ भी यही दोस्तों। वी गिरी जी जीत गए राष्ट्रपति का चुनाव। जब राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए और नीलम संजीव रेड्डी जी हार गए तो कांग्रेस पार्टी में कोलाहल तो मचना ही था दोस्तों। और कोलाहल मच गया। कोलाहल क्या रहा कि रेड्डी जी चुनाव हार गए, मतलब कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष चुनाव हार गई। और नीलम जो संजीव रेड्डी है इनके नाम 2 रिकॉर्ड रहे हैं दोस्तों। ये 2 रिकॉर्ड क्या क्या थे? एक रिकॉर्ड तो ये कि पहला रिकॉर्ड तो ये सत्ता पक्ष के होते हुए भी हारे 1969 में, सत्ता पक्ष इनकी तरफ था फिर भी हार गए। और दूसरा रिकॉर्ड क्या है दोस्तों? दूसरा रिकॉर्ड यह है कि 1977 में ये सर्वसम्मति से निर्विरोध, अगर कोई भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति बना है तो वो कौन बना है? नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वही हुआ दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी अगर का कैंडिडेट चुनाव हारता है राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद और वी गिरी जी प्रधानमंत्री बनते राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या होगा? इंदिरा गांधी जी का निष्कासन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी से क्यों निकाला गया था 1969 में। क्योंकि एक तो इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया बिना किसी से पूछे, क्योंकि मोरारजी देसाई जी वित्त मंत्री थे तो उनका इतना फर्ज बनता था कि वह वित्त मंत्री से तो सलाह मशवरा करे, लेकिन उन्होंने कोई भी सलाह मशवरा की ही नहीं और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नंबर 2, यह तो चलो पचा भी ली उन्होंने बात, लेकिन 1969 में जब राष्ट्रपति जी की मृत्यु हुई और सत्ता पक्ष का जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे उनके विपक्ष में उन्होंने वी गिरी को खड़ा किया और नीचे नीचे उनको सपोर्ट करके उनको जिता दिया। अब कांग्रेस पार्टी में तो हलाहल कोलाहल होना ही था, तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से निकाल दिया। अब प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस से निकाल दिया इंदिरा गांधी जी को, अब क्या होगा?
नई कांग्रेस का गठन होगा दोस्तों। चलो जो हमारा पॉइंट रहेगा तो उसको एक दोबारा से देख लेते हैं। इसके अलावा इसी साल राष्ट्रपति पद के लिए खड़े उनके चहेते निर्दलीय कैंडिडेट वी विगरी जीत गए, जो इंदिरा गांधी की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। जो 1969 का साल था उसमें इंदिरा गांधी जी ने 3 बड़ी जीत हासिल की थी। पहली तो क्या, क्योंकि उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। दूसरा क्या कि उनके निर्दलीय कैंडिडेट वी विगरी जीत गए। और तीसरा क्या होता है, 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया। कुछ वक्त बाद इंदिरा गांधी वाली पार्टी फिर सत्ता में आई और दूसरी पार्टी कांग्रेस ओ का नामो निशान मिट गया। यह इंदिरा गांधी जी की तीसरी और निर्णायक जीत साबित हुई। अच्छा दोस्तों, जब इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया तो कौन ऐसी कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ओ से मतलब था ऑर्गेनाइजेशन और आर से मतलब था रिक्विजिशन। कांग्रेस ओ को ओल्ड नाम से भी याद रख सकते हैं और आर को इंदिरा नाम से याद रख सकते हैं। ओ ऑर्गेनाइजेशन हो गया दोस्तों। इस कांग्रेस ओ को कांग्रेस एस भी बोला गया और कांग्रेस आर को आई भी बोला गया। आई से यहाँ इंदिरा मतलब नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है इंडिकेट। ठीक है दोस्तों, ये आप मेरी गूंगी गुड़िया से लेकर दुर्गा देवी तक का सफ़र में इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है इसको। और ऐसे मतलब था सिंडिकेट। जो कांग्रेस ओ के नेता थे वे कहलाए गए कांग्रेस सिंडिकेट के नेता, और जो इंदिरा गांधी जी के साथ थे वे कहलाए गए इंडिकेट के नेता, जब 1969 को कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी से निकाला था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा दोस्तों, जब कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दो में बट गई, कांग्रेस एस या कांग्रेस आई भी बोल सकते हैं जिसको, इस दो में बट गई, तो फिर क्या हुआ, सरकार और भी अल्पमत में आ गई क्योंकि पहले ही इसके सांसद कम थे। अच्छा, 1967 में चुनाव हुए थे दोस्तों। तो नेक्स्ट चुनाव कब होंगे दोस्तों, 1972 में, क्योंकि 5 साल का गैप तो यही होता है। लेकिन चुनाव कब हुए, 1971 में। अच्छा दोस्तों, 1971 में चुनाव क्यों हुए, अगर पीएम चाहे, प्रधानमंत्री यदि चाहे तो वह चुनाव समय से पहले करवा सकता है दोस्तों, समय से पहले। चुनाव वह करवा सकता है। तो इंदिरा गांधी जी को यह घमंड भी या फिर यह अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस लगा लीजिए दोस्तों कि उनको पता था कि वे चुनाव जीतेंगी, इसलिए उन्होंने समय से पहले ही चुनाव घोषित कर दिए। तो 1967 के बाद चुनाव कब होने थे, 1972 में, और चुनाव कब हुए, 1971 में, पहले ही घोषित करवा दिए गए इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा दोस्तों, ये इन जो 1971 में चुनाव हुए उसमें जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी वे फिर से जीत गई। और कहाँ से जीती ये इंदिरा गांधी जी, रायबरेली से। अच्छा, रायबरेली से क्या था दोस्तों, रायबरेली में इनके जो पति थे फिरोज गांधी, इनके पति थे जो क्या थे दोस्तों, पहले ये पारसी थे एक, इनकी यह लव मैरिज थी दोस्तों फिरोज गांधी जी के साथ। ये एक पारसी समुदाय से थे। इन जो फिरोज गांधी थे ये पहले रायबरेली से ही लड़ते थे चुनाव। उसी प्रकार इंदिरा गांधी जी ने भी रायबरेली से चुनाव लड़ा और वे जीत गई। अच्छा, इनके जो विपक्ष था, मतलब इंदिरा गांधी जी के जो दूसरे कैंडिडेट थे रायबरेली से, इंदिरा गांधी जी और दूसरे कौन थे, राज नारायण जी, राज नारायण, इन दोनों ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी जीत गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 1971 में किसकी, कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार आ गई और उसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी अपना सत्ता पक्ष कायम करने में मजबूत रही, सत्ता पक्ष में रही वह। 1971 में क्या होता है, जब कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो 1971 में एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश का निर्माण होता है। क्योंकि भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से देश बना था। एक भारत के पूर्व में था, एक पश्चिम में था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश, उसका नाम बांग्लादेश पड़ा। जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे वे इस पूर्वी बांग्लादेश पर क्या करते थे दोस्तों, क्रूरतापूर्ण, मतलब इनके नागरिकों पर अत्याचार होते थे पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा।
तो ये जो बांग्लादेश के लोग थे, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, ये शरणार्थी के रूप में भारत में प्रवेश करने लगे। और 1971 में ऐसा समय आ गया जब बहुत ज़्यादा संख्या में ये रिफ्यूजी, ये बांग्लादेश के जो निवासी थे पूर्वी पाकिस्तान के, ये भारत में प्रवेश कर गए। इससे आहत होकर 1971 में भारत ने इसमें आंतरिक इसमें अपना पक्ष रखा, मतलब पाकिस्तान के साथ एक युद्ध भारत का लगा लीजिए दोस्तों। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ। पहला कब हो गया था दोस्तों? जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के समय, उसी समय हो गया था एक तो कश्मीर घाटी में। दूसरा कब हुआ था? जब 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे। और तीसरा युद्ध कब हुआ? 1971 में, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग थे वे शरणार्थी के रूप में भारत में प्रवेश कर रहे थे। इसके स्वरूप को देखते हुए तो पूर्वी पाकिस्तान था जो उसका अलगाव हुआ, मतलब वो अलग हो गया और उससे स्वतंत्र देश बांग्लादेश का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया और 1972 में शिमला समझौता हुआ। क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो भारत ने बहुत से पाकिस्तानी सैनिकों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के सैनिकों और भारत के सैनिकों का युद्ध हुआ, तो उसमें भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को क्या बना लिया दोस्तों? बंदी बना लिया। तो उनके लिए 1972 में शिमला समझौता हुआ। अब भारत डायरेक्ट तो पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता था, इसलिए जो भुट्टो जी थे उन्होंने क्या किया दोस्तों? रूस गए। वे रूस गए, मतलब नाराज नहीं हुए दोस्तों, रूस देश गए थे, सोवियत संघ, क्योंकि रूस तो 1991 में बना है। तो 1972 में वे सोवियत संघ गए और सोवियत संघ, क्योंकि भारत का यह सबसे पुराना मित्र माना जाता है और उनको पता था अगर सोवियत संघ कहेगा तो भारत संधि कर भी लेगा। क्योंकि 1965 का जो ताशकंद समझौता था वह भी सोवियत संघ की ही मौजूदगी में ताशकंद में हुआ था, जिसमें हमने हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया था। अच्छा, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है दोस्तों? शिमला समझौता होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी समझौते के साथ यह भारत का ताशकंद समझौते के बाद दूसरा समझौता था पाकिस्तान के साथ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। 1974, ये देखिए दोस्तों, 1971 कंप्लीट और 1972 और फिर 1974। अच्छा, 1973 रहेगा दोस्तों। 1973 को देख लेते हैं। 1973 को बताता हूँ आपको। 1973 में क्या हुआ था? जो 1967 में एक केस बताया मैंने आपको, गोलखनाथ केस, तो 1973 में भी एक केस हुआ था। सबसे ज़्यादा जज इस केस में बैठे थे, गोलखनाथ केस में। और उसके बाद 1973 में एक केस हुआ, केशवानंद भारती केस। अब दोनों का मुद्दा सेम था। तो दोस्तों क्या होता है, जितने भी जज पिछली बार की बैच में बैठे होते हैं उससे ज़्यादा ही जज बैठाए जाते हैं नेक्स्ट उसमें केस में, अगर उसी टाइप का मुद्दा हो तो इसमें जितने जज बैठे थे, कितने बैठे थे दोस्तों? शायद 11 थे, और इसके कन्फर्म है 13 थे केशवानंद भारती जी के केस में। तो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ। और जो मेरी प्रस्तावना से संबंधित केस वाली वीडियो है उसमें मैंने इस केस और गोलखनाथ केस और बाकी बेरुबारी केस, इन केसों को बिल्कुल अच्छी तरह समझा रखा है। आप मेरी उस वीडियो को देखिए और केशवानंद भारती केस को समझिए। 1973 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में क्या हुआ? केशवानंद भारती केस, गोलखनाथ केस के बाद। अच्छा, 1974 में ये देखिए दोस्तों, हमारा 1973 के बाद 1973 में हमने परमाणु विस्फोट किया और भारत परमाणु युग में भारत शामिल हो गया। और उस परमाणु विस्फोट को क्या नाम दिया? स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा दोस्तों, एक बात और रह गई थी हमारी पीछे। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो जो कभी गूंगी गुड़िया मानी जाती थी इंदिरा गांधी जी, उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, किसने? अटल बिहारी, जो विपक्ष के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या कहा? दुर्गा। देख लो दोस्तों, गूंगी गुड़िया से दुर्गा तक का सफर, ऐसा रहा था उनका। और इसको आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। जिन राम मनोहर लोहिया ने, जो अपने आप को असहज महसूस करती थी, बोल नहीं पाती थी, शर्मीली थी, बहुत ज़्यादा
ये लगा लीजिए अपने आप को दबा हुआ महसूस करती थी, वो इंदिरा गांधी जी अकेली ही संसद के संविधान संशोधन करती है, अकेली ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है, पृथ्वी पर्स को समाप्त करने की घोषणा करती है। और पृथ्वी पर्स मैं बताता हूँ आपको दोस्तों क्या था, पृथ्वी पर्स भी अभी बताएंगे। और अकेली ही पूरी सरकार को संभाले हुए है। और उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1971 के उसके बाद क्या किया दोस्तों, दुर्गा के नाम से संबोधित किया। अच्छा दोस्तों, जो अभी मैं बातें कर रहा था ये कि अकेले ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से पूछे बिना ही। और एक पृथ्वी पर्स, मैंने अभी आपको नाम बताया पृथ्वी पर्स। यह पृथ्वी पर्स क्या होता है दोस्तों, और कब ख़त्म किया था इसको पृथ्वी पर्स को, और क्यों इसका मैंने जिक्र किया। पृथ्वी पर्स होता क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो भारत की रियासत थी 562 + 3 565 बताते हैं, और उसमें पृथ्वी पर्स नाम की एक विशेष भत्ता शुरू किया गया था दोस्तों। जो हमारे पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जो रियासतें थी उनके राजाओं को कहा कि वे भारत में शामिल हो जाएं। और जब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई भारत में, तब भारत में जो संधि की शर्त थी, इसमें रियासतों के जो तत्कालीन शासक थे और उनके उत्तराधिकारी को आजीवन जीवन यापन के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष धनराशि दी जाती थी दोस्तों। और जो विशेष जो धनराशि दी जाती थी, जो भत्ते दिए जाते थे, उनको क्या कहा जाता था, पृथ्वी पर्स कहा जाता था उनको। लेकिन पृथ्वी पर्स पर भारत की जो आर्थिक भारत की वो थी दोस्तों, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि ये हर महीने बहुत ज़्यादा मोटी रकम दी जाती थी उन रियासतों को। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया 1971 में, क्योंकि द आयरन लेडी है तो कुछ भी कर सकती हैं, अब पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार है, तो 1971 में उन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान में 26वां संशोधन किया, और उस संशोधन से इस पृथ्वी पर्स को समाप्त कर दिया दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, फिर से वही जो गूंगी गुड़िया कही गई, जो एक बार संसद में बजट पेश करने के कारण बोल भी नहीं पा रही थी, अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, वही गूंगी गुड़िया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है, पृथ्वी पर्स को अकेले समाप्त कर रही है, संविधान के संशोधन कर रही है, बांग्लादेश नए देश का निर्माण करवा रही है, विपक्ष के लोगों से अपने आप को दुर्गा तक कहलवाने का साहस रख रही है। ऐसी थी हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली और एकमात्र, आज तक कोई दूसरी भी नहीं बनी है दोस्तों, भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री रही है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। पृथ्वी पर्स आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। पृथ्वी पर्स क्या था, एक विशेष रूप से धनराशि जो भारत सरकार द्वारा रियासतों के राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों को जीवन यापन के लिए दी जाती थी, वह पृथ्वी पर्स था, जो 1971 में 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों, ऐतिहासिक वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऐतिहासिक वर्ष जो 1975 है, क्यों है दोस्तों, ये देखते हैं। 1971 में चुनाव हुए दोस्तों, 1967 के बाद होने थे 1972 में, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने पहले ही करवा लिए। रायबरेली से वे चुनाव लड़ी थी दोस्तों। अच्छा, उनके जो कैंडिडेट था दूसरा रायबरेली से, उसका क्या नाम था दोस्तों, राजनारायण। अब राजनारायण जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी क्या है, सरकारी वस्तु का या सरकारी जो ये लोक प्रशासनिक कार्यक्रम है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव का गलत फायदा उठाकर वे चुनाव जीती हैं। किसने कहा, ये राजनारायण जी ने। और इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाल दी, किसके, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। कब डाली थी दोस्तों, देख लीजिए जी, 1971 में चुनाव हुए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अर्जी डाल दी। अब 1971 में जब अर्जी डाली तो कभी ना कभी तो इसका लाना ही था दोस्तों, क्योंकि 1971 के चुनाव का जो सरकारी मशीनरी थी इसका गलत फ़ायदा उठाने का उस पर आरोप लगा था। अच्छा दोस्तों, यह पॉइंट लंबा हो जाएगा, इसके मैं बता देता हूँ। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह भी लॉन्च किया था, पहला उपग्रह
क्योंकि जो ये राजनारायण वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी लंबा चलेगा, तो ये फिर लंबा चलता चलता आगे ये और भी अन्य चीज़ों से जुड़ेगा। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, जो भारत ने पहला उपग्रह 1975 में ही लॉन्च किया था और मात्र 3 करोड़ रुपए की लागत से बना था ये, 3 करोड़ रुपए की लागत से। और उसका नाम क्या था दोस्तों? नाम था इसका आर्यभट्ट। इस पहले हमारा जो उपग्रह था इसका 1975 में जो लॉन्च किया, इसका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट जो आपने 2 रुपये का नोट देखा हो, यदि शायद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2 रुपये का जो नोट होता है उसके पीछे हमारे पहले उपग्रह की ही फोटो आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ चलते हैं। क्या था हमारा जो राजनारायण जी का केस था, राजनारायण ने केस किया इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग किया है और उसके वे उसी से चुनाव जीती हैं। तो 1975 में जजमेंट आता है। अच्छा, 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी जी को बुलाया जाता है, क्योंकि उस समय वे देश की पीएम थी, तो सवाल खड़ा होता है कि जब इंदिरा गांधी जी कोर्ट में प्रवेश करेंगी तो क्या वे तो पीएम है, तो क्या जो न्यायाधीश हैं वे उनके सम्मान में खड़े होंगे या नहीं? तो न्यायपालिका ने कहा कि न्यायपालिका के सामने, न्याय के आगे भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, वो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। तो उसके जो इंदिरा गांधी जी हैं उनके आने के सम्मान में न्यायपालिका या न्यायाधीश खड़े नहीं होंगे, इंदिरा गांधी जी को ही खड़ा होना पड़ेगा। यह काफ़ी अच्छी बात रही थी दोस्तों उसके वर्षों की, कि भारत का न्यायपालिका सभी के लिए समान है, सभी भारतीयों के लिए समान है। यह एक ऐसा कदम उठाया गया था, ऐसी मिसाल दी गई थी दोस्तों, जो भारत में वर्षों वर्षों तक आज तक चल रही है कि न्याय सभी के लिए समान होता है, वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। उस बात की मिसाल इसी रूप से दी जाती है क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी कोर्ट में प्रवेश करती हैं तो न्यायाधीश या अन्य कोई व्यक्ति उनके सम्मान में खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि न्याय के सामने वे आम भारतीय हैं, न्यायपालिका के सामने वे। ठीक है दोस्तों, तो जजमेंट आता है। जजमेंट में क्या होता है दोस्तों? तो इसमें केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज कौन थे? जगमोहन सिन्हा। ये दोस्तों बहुत ही रोचक केस रहे ये, इनको अच्छे से ध्यान से आप कहीं से भी पढ़ें या कहीं से भी खुद से किसी बुक से, यूट्यूब वीडियो से या कहीं से भी सर्च करके पढ़ते हैं तो इनको अच्छे से समझा करो दोस्तों। जगमोहन सिन्हा जी उस समय जज थे और राजनारायण जी ने केस किया था। इंदिरा गांधी जी पर 7 आरोप लगाए गए थे कुल। और इंदिरा गांधी जी जब कोर्ट में प्रवेश करती हैं तो कोई भी उनके ऐसे सम्मान में खड़ा नहीं होता है कि वे पीएम हैं, क्योंकि जगमोहन सिन्हा जी ने पहले ही बता दिया था कि जब जज आते हैं तभी खड़ा हो जाता है, तो जज के सामने सभी भारतीय समान हैं। तो जो 7 आरोप लगाए गए थे उसमें 5 में तो इंदिरा गांधी जी बरी हो गई, लेकिन दो आरोप रह गए थे। उसमें पहला आरोप तो ये था दोस्तों कि जो इंदिरा गांधी जी के सचिवालय में एक काम करने वाले थे, उनका नाम था यशपाल कपूर दोस्तों, उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने चुनाव एजेंट बनाया था, चुनाव एजेंट। अब जो सरकारी पद पर हो दोस्तों वो कभी भी चुनाव एजेंट नहीं बन सकता। आपने अपने क्षेत्र में कभी मेंबर, सरपंच या जिला पार्षद के वोटों में देखा होगा आपने, कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यालय में काम करने वाला, चाहे वो ग्रुप डी में क्यों ना हो, वह कभी भी चुनावी एजेंट नहीं बन सकता। तो जो यशपाल कपूर थे इनको इंदिरा गांधी जी ने चुनावी एजेंट बना लिया था। एक तो यह आरोप सिद्ध हुआ उन पर, और दूसरा इंदिरा गांधी जी ने सरकारी खर्चे पर लाउड स्पीकर और रहने सहने का जो चुनाव में खर्चा आया था वो चुनावी खर्चे पर ही किया था। तो जो आप लाउड स्पीकर्स वगैरह लगाते हैं इनमें सरकारी खर्चे पर नहीं ला सकते आप इन्हें, तो यह भी उन पर सही साबित हो गया। तो जगमोहन लाल सिन्हा ने, जो जस्टिस थे, इन्होंने इंदिरा गांधी जी का वह चुनाव रद्द कर दिया और इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द कर दिया और उनकी सदस्यता खत्म कर दी, समाप्त कर दी, और इंदिरा गांधी पर 6 साल तक प्रतिबंध लगा दिया।
6 साल क्या कर दिया दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया। देख लीजिए दोस्तों, जो इंदिरा गांधी जी इतनी सशक्त लेडी हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, वे कैसे चुनाव में घोटाला करती हैं और कैसे उनका चुनाव रद्द हो जाता है, उनकी सदस्यता भंग हो जाती है और उन पर जो हमारा कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो 6 साल का प्रतिबंध लगाता है। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, अब मैंने बताया था आपको ऐतिहासिक काल रहा है दोस्तों 1975 का। इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं फिर, इन पर क्या इंदिरा गांधी जी का रुझान रहा, क्या उनकी प्रतिक्रिया। तो यह 18 जून का मामला था, 18 जून 1975 का। इंदिरा गांधी को पता था कि यदि ऐसा हुआ कुछ और इंदिरा प्रधानमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो बाद में उन्हें प्रधानमंत्री बनने कोई आसान नहीं रहेंगे, कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। और उसी दरमियान दोस्तों जेपी नारायण जी का एक आंदोलन भी चल रहा था। जेपी नारायण जी इंदिरा गांधी जी को स्वार्थी आदर्शों से भटका हुआ बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। और इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी जी उनके जो लड़के थे उनके काफ़ी करीबी, मतलब ये लगा लीजिए उनके इशारों पर चलने वाले लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि तब तक इंदिरा गांधी जी का चुनाव चिन्ह क्या था, गाय और बछड़ा। लोग इंदिरा गांधी जी को गाय और संजय गांधी को उनका बछड़ा कहने लगे थे। और इंदिरा गांधी जी उनकी बातों में रहती थी संजय गांधी जी की, उनको पता था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार भी लगाई लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तो इसी का फिर उन्होंने क्या किया, 25 जून, ये मैंने दोस्तों मोटी मोटी बात बताई, इस पर एक अलग से वीडियो में लेके आ सकता हूँ मैं, इतनी बड़ी ये बात है दोस्तों। जब 1971 से 1973 तक का जो काल है उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। तो 25 जून 1975 को क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति जी को कॉल किया और आपातकाल की मांग की, क्योंकि जो जेपी नारायण जी का जो चल रहा था आंदोलन इंदिरा गांधी जी के खिलाफ है, इसमें उन्होंने आंतरिक आर्टिकल 352 के तहत भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लग सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, तो उनको कॉल करके कहा कि आंतरिक अशांति के रूप से देश में आपातकाल घोषित किया जाए। तो 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दोस्तों। देश का पहली बार ऐसा आपातकाल जो पूरे देश को झकझोर गया, ऐसा आपातकाल था दोस्तों ये 1975 का। इस आपातकाल में लोगों पर बहुत ही, ये लगा लीजिए दोस्तों, ज्यादतियाँ हुई लोगों पर। लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदियाँ करवाई गई, ज़बरदस्ती जनसंख्या उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए, ज़बरदस्ती झुग्गी उन्मूलन किया गया दोस्तों। लोगों पर ये लगा लीजिए दोस्तों, आपातकाल में क्या हुआ, लोगों के जो मौलिक अधिकार थे उनका उन्मूलन किया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार छीन लिए लोगों के। और जो जिन्हें लोग इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा कहते थे उन लोगों को पता चल गया, जो मुख्य जो नेतागण थे, नेता लोग थे, उनको उठाकर जेल में डाला गया। जेपी नारायण जैसे लोगों को, राजनारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस लड़ा था, उनको भी जेल में डाला गया और ऐसे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया दोस्तों आपातकाल में। यह दर से बहुत ही घिनौना माना जाता है, आज के तक का काला इतिहास माना जाता है, इसको काला दिन माना जाता है दोस्तों। किसको, जो 25 जून 1975 को जो आपातकाल घोषित हुआ। तो इसके साथ दोस्तों आपातकाल ख़त्म कब होता है दोस्तों फिर, क्योंकि आपातकाल की जो आपको फ़ोटोज़ कुछ दिखाई दे रही हैं, आपातकाल लोगों पर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई थी। तो इसी के साथ फिर 24 मार्च 1977 को 24 मार्च 1977 को आपातकाल ख़त्म किया गया और नए चुनाव करवाए गए। उन नए चुनाव में दोस्तों कौन नया प्रधानमंत्री बना, क्या इंदिरा गांधी जी ही नई प्रधानमंत्री बनी या कोई नया चेहरा, क्योंकि यह जो आपातकाल लोगों ने झेला था 1977 का, इसमें 1977 के आपातकाल के समाप्ति के बाद कौन प्रधानमंत्री बना दोस्तों, क्या फिर से इंदिरा गांधी जी को देश की डोर दी गई,
कि इंदिरा गांधी जी ही नई प्रधानमंत्री बनेंगी या कोई फिर नया चेहरा आया? क्या लगता है दोस्तों आपको? यह सब डिस्कस करेंगे हमारी नई क्लास में। अगले जो नया टॉपिक होगा हमारे प्रधानमंत्री का सीरीज का जो नया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बाद कौन बना, उसको डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों। अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से चलाते रहें, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन का एक ऐसा आधार है कि ये लगा लीजिए हमारे एक गुल्लक है। अगर हम रोज़ किसी गुल्लक में पैसे नहीं डालेंगे और लास्ट वाले दिन जब हम गुल्लक को फोड़ के देखेंगे या फिर उसको देखेंगे तो उसमें अगर पैसा नहीं मिला तो पैसा कहाँ से मिला, क्योंकि पैसे हमने डाले ही नहीं। उसी प्रकार हमारा विद्याधन है दोस्तों। विद्याधन अगर हम दिमाग के अंदर डेली 1 पेज या 2 पेज अगर हम पढ़ेंगे नहीं या हम हमारा जो सिलेबस है उसको कवर नहीं करेंगे तो लास्ट के दिन हमें हमारे दिमाग में कुछ नहीं मिलेगा, उसी खाली गुल्लक की तरह मिलेगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ रहे।